नवंबर 1999 लाहौर पुलिस अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होती है कि उन्हें अपने मेल बॉक्स में एक लेटर रिसीव होता है, एक ख़तरनाक कन्फेशन। मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है। यहाँ मेरा मिशन पूरा हुआ, मेरा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचेगा और मैं सैकड़ों माँओं को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को अगली दुनिया में बग़ैर कफन के कटर के ज़रिए भेजूंगा। उस लेटर में एक एक विक्टिम का नाम, पता और किसको किस किस ज़रिए से कत्ल किया गया था, हर चीज़ डिटेल में लिखी होती है और किस बॉडी को एसिड में डिज़ोल्व होने में कितना टाइम लगा ये भी लिखा हुआ था। और लास्ट में एक मकान का पता लिखा हुआ था, 16B रावी रोड, लाहौर। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तारक कंबो अपने साथ अपनी टीम को लेकर उस मकान पर जो पता दिया होता है वहां पर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा नॉक करने पर एक शख्स बाहर आता है, 38 इयर्स ओल्ड जावेद इकबाल। पुलिस उस शख्स से उस खत के बारे में पूछती है और उससे मज़ीद डिटेल्स मांगती है। ऐसा करने पर उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। वो अपने सर पर बंदूक रखकर पुलिस वालों को धमकाता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने आप को शूट कर लूँगा। पुलिस वाले उसको बिना रोके, बिना कुछ मज़ीद पूछे और बिना घर की तलाशी लिए वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये बंदा कोई पागल है और ये हमारे साथ मजाक कर रहा है। ये बंदा क्या किसी का कत्ल करेगा, और वो भी 100 बच्चों का। They had no idea that they just walked away from the worst serial killer in the history of Pakistan. नवंबर 22, 1999 डेली जंग न्यूज़पेपर के बाहर एक पैकेज आता है जो जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है, जो उस टाइम के चीफ क्राइम रिपोर्टर थे। और चिश्ती साहब को वो पैकेज ओपन करने के बाद बच्चों की फोटोग्राफ्स मिलती हैं और एक लेटर जिस पर लिखा था, आज मेरा 100 बच्चों को कत्ल करने का टारगेट पूरा होता है। और साथ ही साथ आपको उन सारे बच्चों की फ़ोटोज़ मिलेंगी और साथ ही साथ उनका नाम और एड्रेस। और मैं चाहता हूं कि आप अपने अखबार के ज़रिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया है। मैं अपने 32 पेजेस की डायरी आपके हवाले कर रहा हूं और वो मेरे 100 मर्डर्स का, 100 कत्लों का कन्फेशन है। आप मेरे मकान में जाओ, आपको सारे सबूत भी मिल जाएंगे और जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या काम किया है तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब चिश्ती साहब के सामने 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। नंबर 1, या तो कोई जावेद इकबाल को फंसाने की कोशिश कर रहा है, और नंबर 2, या तो वाकई में जावेद इकबाल ने ये काम किया है। और वो बिना वक्त गवाए उस मकान पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि उस दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। जब चिश्ती साहब दीवार फलांग कर एंटर होते हैं घर में, तो सामने उनको 85 पेयर्स ऑफ शूज़ यानी कि बच्चों के 85 जूतों के जोड़े मिलते हैं, जिसमें उन सारे बच्चों के कपड़े होते हैं। और एक दूसरे कमरे में एसिड के भरे हुए ड्रम होते हैं जिनसे बदबूदार स्मेल आ रही होती है। दीवार पर उन्हें कार्ड्स चिपके हुए मिलते हैं जिन पर अलग अलग डिटेल्स लिखी हुई थी और लिखा होता है कि कुछ बॉडीज़ को मैंने जानबूझकर डिसॉल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज़ उनको आइडेंटिफाई कर सकें, और मैं अब दरियाए रावी में सुसाइड करने जा रहा हूँ। अखबार वाले ये न्यूज़ लोगों तक पहुँचाते हैं और साथ ही 57 बच्चों के नाम और एड्रेस भी, जिसके बाद उस घर के बाहर पेरेंट्स की भीड़ लग जाती है। उन सारे पेरेंट्स के ऊपर क़यामत टूट जाती है जब वो अपने अपने बच्चों के जूते और कपड़े पहचानते हैं। और जावेद इकबाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। दिसंबर 29, 1999 जावेद इकबाल डेली जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में आता है और अंदर आते ही अपना कन्फेशन पेश करता है और कहता है कि मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जावेद इकबाल अगले कुछ घंटों तक जर्नलिस्ट के साथ बातें करता है और उन्हें पूरे वाक़े की एक एक डिटेल्स बताता है। ऑफिस में बैठे सारे लोग अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं और कुछ ही देर में ढेरों सोल्जर्स और पुलिस ऑफिसर्स उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इंटेरोगेशन करने पर जावेद ने बेचारगी का इजहार तो किया, लेकिन सिर्फ अपने आप के लिए, और उसका कहना था कि वो पुलिस सिस्टम की लापरवाही और नाइंसाफ़ी का शिकार था। जैसे जैसे पजल सॉल्व होते गए वैसे वैसे और बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आने लगी,
جاوید اقبال اور اس کے پاسٹ کے بارے میں۔ جاوید اقبال ایک دولت مند فیملی کی چھٹی اولاد تھی، 4 بہنیں اور 5 بھائی۔ اس کے والدین کے مطابق وہ بہت ذہین اور چالاک تھا، لیکن اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کمپیریزن کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ اگریشن پیدا ہونے لگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فیملی ممبرز کے لیے پریشانی کی وجہ بننے لگا، اور اکثر رات میں سب کو جگا کر ایک لائن میں کھڑا ہونے کے لیے کہتا تھا۔ جاوید اقبال کے بھائی کے اکارڈنگ وہ اپنی من پسند چیز لے کر ہی دم لیتا تھا، اور اگر اس کے باپ نے کہیں منع کر دیا تو وہ اپنے آپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اسلامیہ کالج سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جاوید اقبال کے باپ نے اسے ایک لوہے کا بزنس سیٹ اپ کر کے دیا، اور وہاں وہ موسٹلی بچوں کو ہائر کرتا تھا کیونکہ بچوں کو تنخواہ کافی کم دینی پڑتی تھی۔ لیکن اس ہائرنگ کے پیچھے اصل میں کوئی اور وجہ تھی۔ جاوید اقبال واز اے ہومو سیکشول، وہ بچوں سے اٹریکٹ ہوتا تھا۔ اس کے باوجود جاوید کی 2 بار شادی ہوئی، لیکن اس کی دونوں شادیاں صرف 1 سال تک رہی، اور اس نے ایک آرکیڈ ویڈیو گیم شاپ کھولی۔ جیسے ایک لالی پاپ کے ارد گرد مکھیاں جمع ہوتی ہیں، ویسے ہی اس ویڈیو گیم شاپ کے باہر بچے جمع ہوتے تھے۔ جاوید نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ زمین پر ایک 100 روپے کا نوٹ رکھتا تھا۔ اس کو یہ امید ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی بچہ اس نوٹ کو ضرور اٹھائے گا، اور اس کے بعد وہ شک میں لا کر ان سارے بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کرتا تھا، اور ایک ایک کر کے ان کو پرائیویٹ روم میں لے جا کر تلاشی دینے کے لیے کہتا تھا، اور ساتھ ہی ان بچوں کے ساتھ بھیانک حرکتیں بھی کرتا تھا۔ بچوں کے پیرنٹس نے بچوں کو ویڈیو گیم شاپ جانے سے منع کر دیا تو اس نے ایک جم اور ایک ایکویریم کھول لیا، بالکل اسی مقصد کے لیے۔ 1997 میں جاوید کو شدید فائنینشلی کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جن مقصد سے وہ بچوں کو اٹریکٹ کرتا تھا اس پہ پیسے بہت زیادہ لگتے تھے، اور اسی نقصان کی وجہ سے اسے اپنی پراپرٹی بیچنی پڑتی ہے، اور وہ لاہور شہر میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ جاوید کو اس شہر میں ایک پرفیکٹ ہنٹنگ سپاٹ مل جاتا ہے، داتا دربار، جو ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا صوفی شرائن ہے۔ وہاں ڈھیروں بچے کھانے کی تلاش میں آتے تھے، اور جاوید اقبال انہیں کھانے اور گھر کا لالچ دے کر اپنے ساتھ لے آتا تھا، اور مزید بہت سارے بچے اسے بس اسٹینڈ سے مل جاتے تھے جو اپنے گھر سے بھاگ کر آئے ہوتے تھے۔ جاوید اقبال کی زندگی میں سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آتا ہے جب وہ داتا دربار سے ایک 18 سال کے بچے کو گھر لے کر آتا ہے۔ جاوید نے اس بچے کے ساتھ خوب زیادتی کی، لیکن جب رات کو جاوید اپنے بستر پر سو رہا تھا اور اس بچے نے جاوید کے سر پر رائفل کا ہینڈل مارا، اور پورے محلے میں چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی، اور پولیس کے پہنچنے پر جاوید اقبال کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ زمین پر گرا ہوا تھا، اور پولیس کی انکوائری کرنے کے بعد جاوید اقبال پر ریپ کا چارج لگتا ہے، اور پولیس اسے سزا کے طور پر 100 کوڑے مارتی ہے، 100 لیشز۔ اور پولیس کی اس مار پیٹ کی وجہ سے جاوید اقبال پورے 22 دن تک کوما میں رہتا ہے۔ جاوید کی پوری فیملی اس کے میڈیکل بلز دینے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن اس کی ماں ہوتی ہے جو اس کے لیے خوب آنسو بہاتی ہے۔ کلینکل سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ وہ انسیڈنٹ جاوید اقبال کے اندر کے راکشس کو جگا دیتا ہے۔ جاوید نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وائلنس اور اگریشن اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ جاوید کنٹینیوسلی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر اسے ایک کرائے کے گھر میں رہنا پڑتا ہے، جس گھر کا ایڈریس تھا 16B راوی روڈ۔ ناؤ جاوید واز سیٹ فار ریونج۔ مجھے اتنا مارا گیا کہ میرا سر کچل دیا گیا اور نہ مجھ سے چلا گیا۔ میں نے یہ سب کچھ اس کے بدلے میں کیا ہے۔ اب میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا، بالکل اسی طرح جیسے میری ماں میرے لیے روئی تھی۔ This give us enough psychological explanation behind this worst action of جاوید اقبال۔ 100 کوڑوں کا بدلہ 100 بچوں کو قتل کر کے۔ مئی 1999 سے جاوید اقبال اپنے اس ریونج کا سلسلہ شروع کرتا ہے، اور صرف 147 دن میں پورے شہر سے 100 بچے غائب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جاوید اقبال بچوں کی فوٹوز لیتا تھا، پھر وہ انہیں باہر سے اچھا سا کھانا کھلاتا، گھر واپس لانے کے بعد ان کے ساتھ گھناؤنی حرکتیں کرتا، اور لاسٹ میں ان کے گلے پر چین باندھ کر انہیں قتل کر دیتا، اور پھر ان کی باڈیز کو ایسڈ سے بھرے ہوئے ڈرم میں ڈال دیتا تھا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا جب تک کہ اس کی 100 کی گنتی پوری نہیں ہوئی۔ پولیس کو مکمل کنفیشن دینے کے بعد
उन बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया गया और पूरे लाहौर में सिर्फ माओ के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी। सड़कें खाली रहती थी और माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल तक जाने से भी रोक दिया था। 100 में से सिर्फ 57 बच्चों की बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सका था, क्योंकि ज़्यादातर बॉडीज़ एसिड के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी थी। 18 फरवरी 2000 जावेद इकबाल वॉज फॉर्मली इंडक्टेड और साथ ही साथ उसके 3 साथी, साजिद जिसको 686 साल की सजा सुनाई गई, नदीम को 186 ईयर्स की सजा और साबिर जो सिर्फ 13 साल का बच्चा था उसको 42 ईयर्स की कैद सुनाई गई। जावेद का अपने आप को सरेंडर करना, जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में आना और पुलिस को सबूत के साथ मुकम्मल कन्फेशन देने के बावजूद वो कोर्ट में अपनी इनोसेंस क्लेम करता है। उसके क्लेम के अकॉर्डिंग उसने सिर्फ इसलिए कन्फेस किया था ताकि सड़कों पर रहने वाले बच्चों को अटेंशन मिल सके और उन्हें रहने के लिए एक अच्छा माहौल दिया जाए। और उसके बाद जावेद अपनी स्टेटमेंट दोबारा चेंज करता है और कहता है कि 20 लोगों ने उसके घर आकर इन बच्चों का कत्ल किया और वो किसी को नहीं बचा सका, जिसकी वजह से रिग्रेट में आकर उसने ये कन्फेस किया। 9 मार्च 2000 को जावेद इकबाल ने अपनी स्टोरी चेंज कर दी। वो कोर्ट में बताता है कि एक्चुअली में कोई भी बच्चा कत्ल नहीं हुआ और ये सब कुछ सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। और कोर्ट में मौजूद जज इन तीनों स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट कर देता है। जज अला बख्श रांझा के सर पर पूरे मुल्क का प्रेशर था। लोग सारा दिन कोर्ट के बाहर स्ट्राइक करते और जस्टिस के नारे लगाते थे और फिर जावेद इकबाल को वो सजा सुनाई जाती है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। जावेद इकबाल को मीनारे पाकिस्तान ले जाकर उसी चेन से फांसी दी जाएगी जिससे उसने उन बच्चों का कत्ल किया है। उसकी बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएंगे और उन्हें बारी बारी एसिड में डुबोया जाएगा। ये सजा सुनकर न सिर्फ पूरा मुल्क बल्कि फॉरेन एनजीओज भी अलर्ट हो जाती हैं। उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर ने इस सजा की मजम्मत करते हुए कहा कि ये सजा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और बहुत सारी फॉरेन एनजीओज भी जावेद इकबाल की सपोर्ट में आ पहुंची। जावेद इकबाल के डिफेंस लॉयर को मारने की धमकियां आने लगी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और जावेद को जो सजा सुनाई गई थी अब वो कंफर्म हो चुकी थी। 9 अक्टूबर साल 2001 कोट लखपत जेल के सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाले सेल में जावेद इकबाल अपने साथी साजिद के साथ मरा हुआ पाया गया। इनिशियल रिपोर्ट से ये जाहिर हुआ कि जावेद और साजिद ने अपनी अपनी कमीज का फंदा बनाकर सुसाइड किया है और मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सीसीटीवी कैमरास बंद थे और उस दौरान गार्ड भी सो रहा था। दोनों मुजरिमों का एक ही टाइम पर एक ही तरह से मर जाना सबको शक में डालता है। क्या वाकई उन्होंने अपनी जान ली या फिर उन्हें मरवाया गया था? इस इंसिडेंट को हुए 20 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उन पेरेंट्स के लिए आज भी ये सदमा क़यामत से कम नहीं है। इस केस के पीछे की वजह और इसके असर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, क्या जावेद इकबाल के साथ सही हुआ या नहीं? क्या उसे वो सज़ा जो सुनाई गई थी वो सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं? और इसके अलावा इस तरह के सीरियल किलर्स के साथ क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।